खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है रेलवे स्टेशन पर। पाकिस्तान के क्वेटा में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ। क्वेटा धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम रहा, लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयानक है। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 45 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 22 लोगों की इस बड़े धमाके में मौत हो गई है। टिकट काउंटर के पास बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। 22 लोगों की मौत, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। आनन फानन में जो घायल रहे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। ये आत्मघाती हमला रहा। टिकट काउंटर के पास ये अटैक हुआ। मैं पहुंच गया था। और क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। हमले के बाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें। धमाके के बाद वहां पर क्या हालात हुए हैं। अफरा तफरी है चारों तरफ, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। 22 लोगों की मौत, 45 लोग घायल। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भी आप देखिए। बताया जा रहा है कि जो टिकट काउंटर था उसी के पास ये धमाका हुआ और उसमें 22 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो धमाका हुआ ये टिकट काउंटर के पास हुआ है। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर के पास ये धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। जफर एक्सप्रेस के जाने से पहले ये अटैक हुआ, ये धमाका हुआ। पेशावर के लिए जाने वाली थी जफर एक्सप्रेस और धमाके के समय तक जफर एक्सप्रेस आई ही नहीं थी। तीन बड़ी खबरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ, ये तस्वीरें आ गई है। क्वेटा स्टेशन पर आत्मघाती हमले की खबर है। और ज्यादा अपडेट क्या मिल रहा है इस वक्त, गुलाम अब्बास सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। गुलाम, बड़ा धमाका हुआ है और पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया गया है। क्या कुछ इस धमाके के बारे में और डिटेल में जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल निधि, ये 9 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है कोयटा के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर जाफर एक्सप्रेस और चमन एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थी, उन्होंने रवाना होना था और पैसेंजर्स वहां पर घर से टिकट परचेज कर रहे थे जिस समय ये धमाका हुआ। और पुलिस की तरफ से ये शंका जताई जा रही है कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अनुसार ये सुसाइड अटैक है। इसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोगों को घायल जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल तादाद में लोग मौजूद हैं। और बीएलए जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली गई है। धमाका जिस समय रेलवे स्टेशन पर हुआ तो उस वक्त लगभग 300 से 400 पैसेंजर जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। हालांकि अभी जाफर एक्सप्रेस और चमन एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें नहीं पहुंची थी, जिन्होंने यहां से थोड़ी देर बाद रवाना होना था, जिसकी वजह से बड़ा जो हादसा होने से बच गया। लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 के करीब लोग घायल हैं, जिनको कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स के अनुसार वहां पर उनमें से बेशतर जो पैसेंजर्स हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। जी निधि, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए धमाकों की वजह से पाकिस्तान लहूलुहान, ये जो ब्लास्ट हुआ है बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ, स्टेशन पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। टिकट घर के पास यह बड़ा धमाका होता है और आत्मघाती हमले होने की खबर है। धमाकों में 20 से ज्यादा की मौत हुई, 22 का आंकड़ा अभी तक हमें मिला है। और ब्लास्ट में कई दर्जन लोग घायल हैं, घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तो पाकिस्तान में ये बड़ा धमाका हुआ है। हमारे साथ गुलाम इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाम, जैसा आप बता रहे थे कि बीएलए का इसमें हाथ बताया जा रहा है, कुछ और जानकारी मिल रही है इस क्लेम को लेकर, इस दावे को लेकर? देखिए, बीएलए की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये उनकी तरफ से मजीद ब्रिगेड, जो बीएलए की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने इस जो धमाके को अंजाम दिया है। और ये बीएलए ये क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां अभी तक इसको जांच कर रही हैं। हालांकि बीएलए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो निशाना बनाया गया वो पैसेंजर्स के साथ साथ वो रिक्रूट पाकिस्तान आर्मी के जवान है जो कि ट्रेनिंग पूरी करके यहां से जा रहे थे। लेकिन इस धमाके में जो अब तक की जानकारी है उसमें आम सिविलियन और आम लोगों की बड़ी तादाद में मौत हुई है। और जो क्रिटिकल तौर पर इंजर्ड है 40 के करीब लोग, वो भी उनमें से भी ज्यादातर आम सिविलियन है जो कि इस दहशतगर्दी के इंसिडेंट का निशाना बने हैं। बीएलए
इससे पहले भी जैसा कि आपको पता है रवि के पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करता रहा है और खासकर चाइनीज जो नेशनल्स को निशाना बनाने की बात हो तो बीएलए की मजीद ब्रिगेड की तरफ से इससे पहले चाइनीज नेशनल्स को बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी किए गए हैं। जी निधि, बड़ी जानकारी दे रहे हैं गुलाम अब्बास। लेकिन एक बड़ा धमाका था, आत्मघाती हमला था और जानबूझकर पब्लिक प्लेस पर जहां पर ज्यादा भीड़ रही वहां पर निशाना बनाया गया है। आतंकी संगठन बीएलए की तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है, जो लगातार सक्रिय रहा है और पाकिस्तान अपने ही आग में जलता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने धमकी दी है इस्कॉन को। बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। चट्टोग्राम में हिंदुओं के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हम लगातार देख रहे हैं। यूनिस सरकार को ये कहा है कि इस्कॉन को बैन करो, तो मांग उठ रही है इस्कॉन को बैन करने की। और उसके बाद बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए, लेकिन हालात हिंसाजनक होते चले जा रहे हैं। प्रदर्शन हिंदुओं का चट्टोग्राम इलाके में हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। यूनुस सरकार को कहा है बाकी लोगों ने कि इस्कॉन को बैन किया जाना चाहिए। खुलेआम धमकियां मिल रही हैं बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की। और आपको बता दें कि इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास की पीएम मोदी को अपील भी सामने आई है। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे प्रधानमंत्री मोदी। बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है, राधा रमण दास की ओर से कहा गया है। तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए ये अपील की गई है कि बांग्लादेश में हिंदू खौफ में हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब से तख्ता पलट हुआ है तब से हिंदू टारगेट पर हैं। और इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने एक्स पर क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। हम बांग्लादेश की गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित हैं। यहाँ इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर काटने की ये भयानक योजना खुलेआम हो रही है और हमें उनकी सुरक्षा का डर है। इन हिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस्कॉन को खुलेआम धमकी मिली है। हिंदुओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। खुलेआम धमकी मिली है। हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस्कॉन को बैन करो और इसकी मांग की जा रही है। और बांग्लादेश में यूनुस सरकार घिर गई है क्योंकि उन पर बार बार आरोप ये लग रहा है कि उन्हीं के राज में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ रही है। हिंदू खतरे में हैं, हिंदू खौफ में हैं। और बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों में टारगेट पर हिंदू हैं और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये हमले बढ़े हैं। अगस्त में पंचगढ़ में हिंदुओं के 22 घरों पर हमला किया गया और झिनेदाह में 20 घर, जैसोर में 22 हिंदू मकानों पर अटैक किया गया। हिंदू मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं जारी हैं। हिंदुओं की संपत्तियों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इसी वजह से लगातार हिंदू समुदाय की और खासकर इस्कॉन की चिंताएं बढ़ी हुई है। और बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता फैल गई है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हो रहा है, लूटपाट की जा रही है। अब तक बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षा के लिए पुलिस और सेना तैनात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हालात और बिगड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखेंगे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे ये साफ है कि वहाँ रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। पुलिस चाहती नहीं है कि हालात काबू में हो। इस रिपोर्ट में बीते 3 दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे बेहिसाब जुल्म के वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। ये बांग्लादेश के चटगांव का हजारी गली इलाका है। यहाँ 25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। बीते 3 दिनों में बांग्लादेश के इन हिंदुओं पर सितम की हर सीमा पार हो गई। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और यहां तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी हजारी गली इलाके के हर घर में घुसकर हिंदुओं को दुश्मन की तरह ढूंढ रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां कट्टरपंथी भूखे भेड़ियों की तरह निहत्थे हिंदुओं का शिकार करने निकले हैं।
और बांग्लादेश की सेना AK-47 के जोर पर हिंदुओं पर ऐसी ज्यादती कर रही है जो कल्पना से भी परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सेना हिंदू बस्तियों में दाखिल होती है और फिर उन्हें जो मिलता है उसे लहूलुहान कर देती है। चटगांव के हिंदू मोहल्ले हजारी गली से आया ये वीडियो रूह कपा देने वाला है। गली में मोहम्मद यूनुस की सेना तैनात है। अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ बदहवास होकर बाहर की तरफ भागने लगी। अंदर निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चल रही थी। वो जान बचाने के लिए गली में बाहर की तरफ दौड़े तो मोहम्मद यूनुस की सेना ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दी। चप्पलें पीछे छूट गई। दहशत में लोग नंगे पैर ही भागे। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने हजारी गली के हिंदुओं पर कोई रहम नहीं दिखाया। बांग्लादेश की सेना ने निहत्थे और नंगे पैर दौड़ते हिंदुओं का पीछा किया। उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को घेर कर पीटने और सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद वीडियो में सिर्फ लाठियों की आवाज और चीखें सुनाई। लेकिन हिंदुओं को लहूलुहान करके यूनुस की सेना का मन नहीं भरा। कुछ देर बाद दमन का दूसरा चक्र शुरू हुआ। कट्टरपंथियों के बाद सेना और पुलिस ने हिंदुओं के घर घर जाकर सुनिश्चित किया कि कहीं कोई जान बचाने के लिए छुपकर तो नहीं बैठा है। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे पर तारीख दिख रही है 5 नवंबर 2024 और वक्त है रात 10:18। बांग्लादेश की सेना के 3 जवान एक निहत्थे शख्स को लाठी से पीटते हुए बाहर निकले। फिर एक वापस गली की तरफ बढ़ा। हाथ में डंडा लिए नीली टी-शर्ट और जीन्स पहना एक शख्स एक महिला को खींचता हुआ वहां से निकला और सेना के जवान ने उस शख्स से कुछ नहीं कहा। कुछ देर गली में खामोशी रही। लेकिन 10:19 और 15 सेकंड पर बांग्लादेश की सेना एक और शख्स को कॉलर पकड़कर बाहर लाती हुई दिखाई दी। जिस शख्स को खींचकर लाया जा रहा है वो लहूलुहान दिख रहा है और उसने सफेद बनियान पहनी है। साफ है कि उसे कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। रात भर यही तांडव चलता रहा। बाहर लाकर इन लोगों के साथ क्या हुआ, गली के बाहर की तरफ भागे लोगों के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से इस वीडियो के साथ आ रही आवाज सुननी होगी। लाठीचार्ज और लोगों के चीखने की यह आवाज दिल दहला देने वाली है। जो घरों में थे सिर्फ उन्हें ही नहीं पीटा गया, जो बाजार में थे अपनी दुकानों में थे उन्हें भी टारगेट किया गया। चटगांव की हजारी गली में हिंदू सुनारों की दुकान सील कर दी गई। हिंदुओं के मेडिकल स्टोर पर भी ताले डाल दिए। पटुआखाली में 21 हिंदू परिवारों की जमीन जब्त कर ली क्योंकि मकसद सिर्फ हिंदुओं को पीटना और टॉर्चर करना नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, सेना और पुलिस का मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में ऐसा खौफ भर देने का था जिसके बाद वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचने से भी डरने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक बार बार मोहम्मद यूनुस की सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाने के लिए कहा जा चुका है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश की सेना अब हिंदुओं के विरोध और आवाज को खामोश करने के लिए हिंदुओं के नरसंहार पर उतर आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन का ऐसा चक्र शुरू हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बीते 3 दिन से बांग्लादेश की सेना हिंदुओं के मोहल्लों में दाखिल होकर जो दमन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर टॉर्चर के सिर्फ कुछ ही वीडियो सबूत बाहर आ पाए हैं क्योंकि बांग्लादेश की सेना, पुलिस और कट्टरपंथियों का त्रिकोण पूरी तैयारी के साथ न सिर्फ चुन चुनकर हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहा है बल्कि इस दमन का सबूत मिटाने की भी
पूरी कोशिश हो रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश में यूनुस की सेना महापाप कर रही है और किसी चोर की तरह इस पाप के सबूत छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही है। बाकायदा सेना के अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी को भंग कर दो, यानी सीसीटीवी को तोड़ दो। बांग्लादेश की सेना हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार कर रही है और उसका सबूत छिपा रही है। रात में घरों से हिंदुओं को निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और दिन दहाड़े उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर खींचकर गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की सेना का ये दमन सिर्फ चटगांव की हजारी गली में हिंदुओं के घरों और दुकानों में ही नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हालात इतने नारकीय हो गए हैं कि रैन बसेरों तक से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये दमन सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाने के लिए नहीं हो रहा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हिंदुओं की हर आवाज को खामोश करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बांग्लादेश में रह रहे 1,35,00,000 हिंदू अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठाएं, प्रदर्शन करें, यूनुस सरकार से सवाल करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें बनें। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बुधवार को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने चटगांव में इस्कॉन मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की, हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले इस्कॉन संस्था को लेकर कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की और हिंदुओं को धमकी दी। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों की इस धमकी का विरोध किया और ढाका के शहीद मीनार तक रैली निकालकर मोहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच ऐसा खौफ फैला है कि वो अपने धार्मिक प्रतीकों तक के साथ नहीं चल सकते। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में नारे लगा रहे हैं कि जिसके भी हाथ में लाल धागा यानी कलावा देखेंगे उसे तुरंत भारत में भेज दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गए हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हर उस अपराध की माफी दे रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त को शेख हसीना के घर में उपद्रव और लूटपाट करने वालों को भी माफ कर दिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए थे। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं के घरों और दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन अपराधों को दबाने और दुनिया से छुपाने में लगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के साथ हो रहे अपराधों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जी आपको बता दें कि हिंदुओं की इस एकजुटता में कट्टरपंथियों के साथ जमात शिबिर हिज्ब उत तहरीर नाम का गठबंधन करने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार घबरा चुकी है और अब ये घबराहट दूर करने के लिए रात के अंधेरे में हिंदुओं के मोहल्लों में दमन चक्र चलाने का आदेश दे दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दुनिया से भावुक अपील है। भारतीय सेना को टैग करते हुए बांग्लादेश के हिंदू दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। भारतीय सेना और भारत में हमारे प्यारे दोस्त, हम बांग्लादेश के हिंदू बहुत मुश्किल समय और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर चटगांव जैसे क्षेत्रों में हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। हिंदुओं पर दमन सिर्फ चटगांव में नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं की शिकायत न बांग्लादेश की पुलिस सुन रही है, न सरकार और न ही सेना। मौके का फायदा उठाकर कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के सेरूप काठी में एक हिंदू महिला और उसके 4 बच्चों को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस ने न केस दर्ज किया और न ही किसी की गिरफ्तारी की। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौके का फायदा उठाकर धर्मांतरण का धंधा भी करने निकले। कट्टरपंथी धर्म परिवर्तन के बदले सुरक्षा देने और कर्ज चुकाने का लालच दे रहे हैं। हिंदुओं के दिलों में खौफ फैलाने के लिए बांग्लादेश की सेना किसी भी स्तर तक उतर गई है। कुछ दिन पहले ईश निदा का आरोप लगाकर 11वीं में पढ़ने वाले हृदयपाल को बांग्लादेश की सेना ने उसके स्कूल में घुसकर घसीटते हुए बाहर निकाला था।
ऐसा अब तक पाकिस्तान में होता था। अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर ईश निदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब बांग्लादेश में ही ईश निदा के नाम पर होने वाली जहालियत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के क्वेटा में ब्लास्ट का सीसीटीवी आ चुका है। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, अब इसका सीसीटीवी आ गया है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए, इतनी ज्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर और अचानक से ब्लास्ट होता है और अफरा तफरी मच जाती है। बीच के एरिया में आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ साफ हो गया कि धमाका कितना बड़ा था और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जमा थे। रेलवे स्टेशन का ये एरिया क्वेटा का, जहाँ पर लोग जमा थे और अचानक से इतना तेज ब्लास्ट होता है कि देखिए अफरा तफरी मच जाती है। जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाती है और कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। 22 लोगों की जान चली गई है इस बड़े धमाके में। भीड़ भाड़ वाला इलाका है क्वेटा रेलवे स्टेशन का और लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन में बैठने का। अभी ट्रेन आई नहीं थी और इसी दरमियान ये बड़ा धमाका हो जाता है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं जब ब्लास्ट होता है, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, और ब्लास्ट के बाद की तस्वीर भी सामने आई कि किस तरह की तबाही मची है, कैसे तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला। ये निशान तबाही के देखने को मिले हैं। जो छत है रेलवे स्टेशन की वो भी देखिए किस तरह से पूरी उड़ गई है ब्लास्ट के बाद। और ब्लास्ट के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद थी रेलवे स्टेशन पर, लोग खड़े हुए थे और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और अब नए भारत की रक्षा शक्ति का विश्लेषण करेंगे। दुनिया की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो ये समय ग्लोबल युद्ध काल का भी कहा जा सकता है। दुनिया के कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं और दर्जनों देशों में युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। बता दें कि भारत भी अपने पड़ोस में दुश्मनों और विस्तारवादी शक्तियों से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे लिए भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना भारत के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दुश्मनों को देखते हुए शक्ति संतुलन बनाए रखने की भारत को ज़रूरत है। भारत अपनी इसी ज़रूरतों के तहत जल से नभ तक शक्ति विस्तार करने जा रहा है और ये भारत की ताकत को दिखाता है। इसी पर ही रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के इसी मंत्र से जन्म लेता है नेवी में शामिल होने जा रहा INS तुशील। समंदर में INS तुशील इंडियन नेवी की नई शक्ति। समंदर में दहाड़ था, लहरों पर गरज था। ये वो युद्धपोत है जो दुश्मन के लिए पिछले 5 साल से रहस्य बना हुआ है। और अब ये भारतीय नौसेना में शामिल होकर दुश्मन के लिए भय का नया पर्याय बनने जा रहा है। INS तुशील भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के मिशन की सीरीज का एक अहम पड़ाव है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना INS तुशील अपने सभी टेस्ट पास करके यांतर शिपयार्ड में तिरंगा फहराए जाने का इंतजार में है। 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। इससे पहले INS तुशील की पहली झलक सामने आई है।
चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रूस के कैलिनिनग्राद के यांतर शिपयार्ड पर तुशील पर पहली बार भारतीय नौसेना का ध्वज लगाया जाएगा। 2016 में भारत और रूस के बीच 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए समझौता हुआ था, जिसमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। इस सीरीज का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील है। INS तुशील तलवार क्लास का फ्रिगेट है। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। INS तुशील की रफ्तार 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। INS तुशील सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो लगाए गए हैं। इसमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लॉन्च हो सकती हैं। समुद्र की सतह पर नजर रखने के लिए रडार लगाए गए हैं। पानी के अंदर नजर रखने के लिए शक्तिशाली सोनार सिस्टम लगाया गया है। इन फ्रिगेट्स पर एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हो रही है और नेवी के पीछे जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह भी धीरे धीरे काफी समृद्ध हो रहा है। हमारे शिपयार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और हमारी नेवी नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। साथियों, हमने पिछले कार्यकाल में भी इस दिशा में प्रयास किए और हम अपने इस कार्यकाल में भी अपने उन प्रयासों को और तेजी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। INS तुशील दुनिया का सबसे आधुनिक फ्रिगेट माना जाता है, यानी ऐसा युद्धपोत जो समंदर में तेजी से हमला करने की क्षमता से लैस है, लेकिन दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाता। इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं, INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तरकश और INS त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में लॉन्च की जा सकने वाली पराग मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसी साल समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की ग्लोबल रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत की बढ़ती ताकत ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को भी पीछे छोड़ दिया। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की रैंकिंग में अमेरिका की नेवी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। चीन दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। इसके बाद इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर है। भारतीय नेवी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जो फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर है, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 29वां है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। INS तुशील के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की फायर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में छिड़ी जंग और समंदर में चल रही तनातनी को देखकर ही भारत ने समंदर में पावर रिचार्ज का फैसला किया। पिछले 4 सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में 4.71 लाख करोड़ रुपए से शुरू होकर भारत का रक्षा बजट 2021 में 4.78 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 5.94 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2024 में ये 6.21 लाख करोड़ हो चुका है।
भारत और रूस के बीच जिन 4 फ्रिगेट को बनाने का समझौता हुआ था, उसके तहत 2 रूस में और 2 भारत में बन रहे हैं। भारत में फ्रिगेट्स का निर्माण गोवा शिपयार्ड में हो रहा है, जिसमें रूस तकनीकी सहायता दे रहा है। गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड में बनने वाले जंगी जहाजों में से पहले त्रिपुट को 23 जुलाई को समुद्री परीक्षणों के लिए पानी में उतार दिया गया है। त्रिपुट के सभी समुद्री परीक्षण अगले 2 साल में पूरे होने की संभावना है। तलवार क्लास के युद्धपोतों का भारतीय नौसेना में शामिल होने का सिलसिला साल 2003 में शुरू हो गया था और इस क्लास के अब भारतीय नौसेना में 6 जंगी जहाज मौजूद हैं। तलवार क्लास के 6 में से 4 लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 को जल्द ही ब्रह्मोस से लैस कर दिया जाएगा। लेकिन तुशील ब्रह्मोस से लैस होकर ही अगले महीने सेना में शामिल होगा। भारतीय सेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। खासकर समुद्र में भारतीय नौसेना दुश्मनों के हर छल, हर षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है और ये ताकत क्वाड देशों के साथ मिलकर और बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।